हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार नमस्कार। आज के इस वीडियो में अपन जो पिछले वीडियो का रिमेनिंग पार्ट है थोड़ा सा, उसमें 3 सेक्शन जो रह गए थे उनकी अपन चर्चा करेंगे। सेक्शन 197, 198 और 199। तो देखिए धारा 197 जो है, इसकी हेडिंग आप देखिए। इसमें मरम्मत इत्यादि के दौरान होर्डिंग लगाना। जब किसी प्रकार की मरम्मत वगैरह की जाती है नगरपालिका कोई भी सदस्य किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो जब भी वो कोई मरम्मत इत्यादि का मतलब कोई निर्माण या मरम्मत संबंधी कार्य करेगा, तो उस समय उस व्यक्ति की जो ऐसा कार्य कर रहा है उसकी होर्डिंग आदि लगाने की जो जिम्मेदारी है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इस सेक्शन में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में कोई निर्माण कार्य करता है, या तो कोई निर्माण कार्य करता है इत्यादि में देखो बहुत सारी चीजें आती हैं। निर्माण कार्य करता है, या किसी भवन की मरम्मत करता है, या भवन के किसी भाग में कोई परिवर्तन करता है, जिससे मतलब कोई ऐसा कार्य, निर्माण कार्य, मरम्मत या परिवर्तन कर रहा है जिससे किसी मार्ग में बाधा, खतरा या असुविधा हो सकती है, या कोई बाधा, खतरा या असुविधा होने की संभावना है। देखो या तो कोई बाधा, खतरा या असुविधा शुरू हो गई है या हो रही है, या ऐसा होने की संभावना है, दोनों ही बातें इसमें। तो वह ऐसा कार्य प्रारंभ करने से पहले कोई भी व्यक्ति जो कोई निर्माण, मरम्मत आदि कार्य करेगा और उससे किसी मार्ग में, ये देखिए किसी रास्ते में कोई बाधा, खतरा या असुविधा या तो हो रही है, या बाधा, खतरा या असुविधा होने की संभावना है, तो वो ऐसा निर्माण या मरम्मत कार्य शुरू करने से पहले क्या क्या करेगा। नंबर 1, नगर पालिका से लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा। नगर पालिका से अनुमति लेगा, और वो अनुमति कैसी होगी? लिखित होगी। किसी रास्ते पर अगर किसी प्रकार की ऐसी असुविधा हो सकती है तो सबसे पहले वो लिखित अनुमति लेगा। किससे? नगर पालिका से। दूसरा, मार्ग से उस भवन को अलग करने के लिए आवश्यक होर्डिंग या बाड़ लगवाएगा। जैसे कोई पर्दा है, कोई होर्डिंग है, या कोई ऐसी संरचना खड़ी करेगा जिससे कि जो माल मटेरियल है वो उस रास्ते में नहीं पड़े। और ये व्यवस्था कैसी होगी, इसको किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? इसकी अपेक्षा नगर पालिका द्वारा की जाएगी। मतलब नगर पालिका उसे बताएगी कि क्या क्या सुविधाएं उसे इस संबंध में करनी चाहिए। तो पहले लिखित अनुमति लेना, उसके बाद नगर पालिका द्वारा जो अपेक्षित होर्डिंग्स या कोई बाड़ वगैरह लगानी है वो लगाएगा। और यदि मार्ग पर ऐसा निर्माण कार्य किया जाता है तो रात के समय उस स्थान पर प्रकाशित करवाएगा, रोशनी रखेगा, ताकि वो होर्डिंग्स वगैरह दूर से दिख जाए। तो देखो अगर किसी रास्ते पर किसी प्रकार की बाधा या असुविधा शुरू हो सकती है किसी निर्माण या मरम्मत कार्य से, तो पहले लिखित अनुमति लेगा, बाड़ या होर्डिंग लगवाएगा, और रात के समय में उससे संबंधित क्या करेगा? उससे संबंधित रोशनी करवाएगा, ताकि रात को दूर से वो होर्डिंग वगैरह दिख जाए। ठीक है, अर्थात अब देखो इसका मतलब। और यदि ऐसा नहीं करता कोई व्यक्ति, या इनमें से कोई भी कार्य करने में चूक करता है, तो देखो इसके लिए पेनल्टीज वगैरह क्या है। तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के उपबंध का उल्लंघन करता है, ऊपर वाली में से किसी भी चीज को इग्नोर करता है, और पहली बार वह दोषी पाया जाता है, कब? प्रथम बार वह दोषी पाया जाता है, तो उससे न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 2000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले जाएंगे। जब पहली बार इनमें से किसी भी चीज का कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उससे कितने 1000 रुपए लिए जाएंगे, तथा प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात भी यदि उसका उल्लंघन जारी रखता है तो न्यूनतम 50 रुपए और अधिकतम 100 रुपए का जुर्माना प्रतिदिन की दर से। तो देखो फर्स्ट टाइम अगर वो दोषी पाया जाता है तो 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना इस अधिनियम के तहत आरोपित या लगाया जा सकता है। और जैसे सिद्धि के बाद में ये जुर्माना वसूल कर लिया और उसके बावजूद भी इस कार्य को मतलब अनुमति नहीं लेता है, किसी प्रकार की होर्डिंग या बाड़ नहीं लगाता है, रोशनी नहीं करवाता, उसके बाद भी इस गलती को जारी रखता है, तो पर डे के 50 से लेकर 100 रुपए के बीच में कितने भी, जैसे 50 हो सकते हैं न्यूनतम और अधिकतम 100 हो सकते हैं। 50, 60, 70, 80, 90 कितने भी, मतलब 50 से लेकर 100 के बीच में कितने भी रुपए किस रेट से प्रतिदिन की दर से उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकेगा। तो देखो गली मोहल्ले में या रास्ते पर निर्माण के दौरान ये व्यवस्थाएं नहीं करने पर पहली बार 1000 से 2000 रुपए का जुर्माना, उसके बाद अगर इस गलती को वो आदमी जारी रखता है दोष सिद्धि के बाद, तो उससे प्रतिदिन 50 से लेकर 100 रुपए तक का जुर्माना वसूल किया
जा सकता है। फिर देखिए धारा 198 में क्या बात की गई है, सुख सुविधाओं के रख रखाव का उत्तरदायित्व लेना, टेकिंग ओवर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेंटेन एमिनिटीज। तो देखो किसी प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति द्वारा किसी भी स्कीम या कॉलोनी में उपलब्ध कराई गई सुख सुविधाओं के रख रखाव का कोई भी उत्तरदायित्व तब तक नहीं लेगी जब तक कि, देखो किसी कॉलोनी में नगर पालिका की ओर से कोई सुविधा दी जा रही है, तो नगर पालिका किसी के किसी के संबंध में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कब तक नहीं लेगी। देखिए इसके नीचे पहला है, जब तक कि ऐसी सुख सुविधाओं की योजनाओं, विनिर्देशों और डिजाइनों सहित समस्त सुसंगत अभिलेख नगर पालिका को प्रस्तुत न कर दिए गए हों। तो देखो यहाँ एक बात दोबारा देखना कि नगर पालिका कोई प्राधिकारी, नगर पालिका की कोई एजेंसी या कोई व्यक्ति द्वारा किसी भी स्कीम या कॉलोनी में उपलब्ध करवाई गई किसी सुख सुविधा के रख रखाव का कोई भी उत्तरदायित्व तब तक नगर पालिका नहीं लेगी। देखो कोई नगर पालिका का प्राधिकारी या कोई अभिकरण या कोई एजेंसी या कोई व्यक्ति जैसे कॉलोनाइजर वगैरह है, कोई सुख सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, तो उन सुख सुविधाओं के संबंध में नगर पालिका की जिम्मेदारी कब होगी। या जैसे किसी कॉलोनाइजर ने कॉलोनी बना दी तो तुरंत क्या उन सुख सुविधाओं की जिम्मेदारी नगर पालिका की हो जाएगी? नहीं होगी। तो देखो कुछ कंडीशंस हैं, ये पूरी होने पर ही नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी। पहला है कि ऐसी सुख सुविधाओं की योजनाओं, विनिर्देशों और डिजाइनों सहित सारे अभिलेख नगर पालिका को प्रस्तुत किए जाएंगे। पहली बात, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दिए गए हैं, तथा ये देखो तथा लगाया है, इसके साथ ऊपर वाली कंडीशन के साथ क्या होगा, नगर पालिका को ये समाधान न हो जाए कि ऐसी सुख सुविधाएं विधि के उपबंधों के अनुरूप विकसित या संनिर्मित की गई है। जैसे किसी कॉलोनाइजर ने कानून के तहत ठीक से कॉलोनी को डेवलप नहीं किया गया है, इस बात का समाधान नगर पालिका को हो जाता है, तो भले ही नगर पालिका को ऐसे सारे विनिर्देश, योजना और डिजाइन उपलब्ध करवा दिए गए होंगे, नगर पालिका इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये देखो परंतु इसके बाद एक एक्सेप्शन है, नगरपालिका इस प्रकार प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की परीक्षा करने पर, जो अभिलेख नगरपालिका को प्रस्तुत कर दिए गए हैं, क्या करेगी नगरपालिका? उनकी परीक्षा करेगी या सुख सुविधाओं का निरीक्षण कर लेती है। जो फैसिलिटीज डेवलपर ने, चाहे वो कोई एजेंसी ने उपलब्ध करवाई होगी या किसी प्राधिकारी ने उपलब्ध करवाई होगी या किसी प्राइवेट कॉलोनाइजर ने उपलब्ध करवाई होगी, कि परीक्षा करने और सुख सुविधाओं का निरीक्षण करने में कोई कमी पाती है नगरपालिका, जैसे नगरपालिका को डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, नगरपालिका को कमी मिली है, तो वह उस स्कीम या कॉलोनी को विकसित करने वाले प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति को उस कमी में सुधार की अपेक्षा करेगी। तो जैसे इन डॉक्यूमेंट्स में जो कोई कमी पाई जाएगी, उन कमी को दूर करने के लिए यदि ये काम किसी प्राधिकारी ने किया है तो ये अपेक्षा उस प्राधिकारी से की जाएगी, किसी एजेंसी या अभिकरण ने ये कार्य किया है तो ये सुधार करने की अपेक्षा नगरपालिका उस अभिकरण से करेगी, और किसी व्यक्ति या कॉलोनाइजर ने ऐसी फैसिलिटी दी है तो उन कमियों को दूर करने की अपेक्षा नगरपालिका उस व्यक्ति या कॉलोनाइजर से करेगी। इस प्रकार अपेक्षित समस्त सुधारों को करने या उनसे संबंधित संध्या के पश्चात नगरपालिका उन सुख सुविधाओं के सुधार का दायित्व प्रारंभ करेगी। तो जो कमी है उनको या तो वो व्यक्ति, प्राधिकारी या एजेंसी सुधार देगी, और नहीं सुधारती है तो वो ये कह सकता है कि नगरपालिका ये सुधार करवा लें और हम इनसे संबंधित जो भुगतान है वो कर देंगे। तो नगरपालिका ऐसा कार्य प्रारंभ कर देगी, और नगरपालिका ऐसा कार्य प्रारंभ कर देती है तो नगरपालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है। फिर देखिए सुख सुविधा में क्या क्या है, इसमें जगह जगह सुख सुविधा शब्द लिखा, तो सुख सुविधा में सड़कें, पुल, परिवहन मार्ग, खुले स्थान, उद्यान, मनोरंजन का मैदान, खेल का मैदान, जल, गैस, विद्युत ऊर्जा, मार्ग की प्रकाश व्यवस्था जैसे रोशनी है, मल वहन जैसे सीवेज लाइनें वगैरह हैं, जल निकास, वाटर सप्लाई के लिए सफाई, लोक कार्य और अन्य सेवाएं और उपयोगिताएं, जिन्हें राज्य सरकार नगरपालिका से परामर्श कर राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट करे। तो देखो यहाँ देखिए किसी भी नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका जिन चीजों की जिम्मेदारी लेगी उनको राज्य सरकार राजपत्र में या गजट में नोटिफाई करेगी, या कौन कौन सी सुविधाएं जो है वो नगरपालिका को डेवलप करनी पड़ेंगी वो राज्य सरकार द्वारा गजट में नोटिफाई की जाएंगी। फिर सेक्शन 199 में 199 में देखो क्या है, अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों का सौंपा या ग्रहण किया जाना। तो जैसे कई बार कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर है या कोई एजेंसी है या कोई फर्म है या कंपनी है,
वो किसी कॉलोनी को विकसित करती है और वो कॉलोनियां नगरपालिका को मतलब नगरपालिक बोर्ड को, नगर परिषद को या नगर निगम को के द्वारा ग्रहण कैसे की जाती हैं। तो इस संबंध में देखिए, छोटी सी बात इसमें देखेंगे, कोई भी नगरपालिका किसी भी अन्य प्राधिकारी, अभिकरण या व्यक्ति द्वारा विकसित किसी योजना या कॉलोनी को तब तक ग्रहण नहीं करेगी जब तक कि उसकी योजनाएं नगरपालिका द्वारा अग्रिम तौर पर अनुमोदित नहीं कर दी जाती। देखो, नगरपालिका अग्रिम तौर पर अनुमत करने का मतलब है कि उस योजना को या उस कॉलोनी को नगरपालिका से अनुमति लेकर डेवलप किया गया है, तभी वो उसको ग्रहण करेगी। ठीक है। इसके द्वारा विकसित योजनाओं या कॉलोनियों के अलावा योजनाओं व कॉलोनियों को विधियों के अनुसार ग्रहण किया जाएगा। मतलब कानून में नगरपालिका द्वारा ऐसी कॉलोनियों को स्वीकार करने या ग्रहण करने की अनुमति है तो ही होगी। करने का मतलब है कि जैसे कई बार एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कॉलोनी काट दी जाती है तो उसको नगरपालिका आगे पट्टे के लिए रजिस्टर्ड करेगी या नहीं करेगी, इसमें दो चीजें देखी जाएंगी। पहली बात तो उसको नगरपालिका की अनुमोदन के अनुरूप विकसित किया गया हो, दूसरी बात यह कि कानून में उसे ग्रहण करने का जो तरीका है वो दिया गया हो। इस मामले में नगरपालिका विहित सुख सुविधाओं और डिजाइनों के सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के बाद, इन्हें ग्रहण करने के बाद योजनानुसार कॉलोनी में शामिल संपत्तियों के व्यय का पूरा अधिकार नगरपालिका को होगा। और यदि एक बार नगरपालिका के अनुमोदन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है और कानून के तहत नगरपालिका द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो पूरी संपत्ति जो है वो किसके अधीन हो जाती है, नगरपालिका के अधीन हो जाती है। अर्थात यदि किसी योजना को या किसी कॉलोनी को किसी योजना या किसी कॉलोनी को नगरपालिका द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो उसके बाद वो योजना, कॉलोनी और सुख सुविधाएं किस में निहित हो जाएंगी, नगरपालिका में। तो देखो, जैसे ही यहाँ देखना, जैसे ही नगरपालिका किसी योजना को या कॉलोनी को ग्रहण कर लेती है तो वो सारी की सारी योजनाएं और जो कॉलोनियां हैं वो किस में निहित हो जाएंगी, नगरपालिका में निहित हो जाती है। तो ग्रहण किए जाने के बाद ही नगरपालिका में निहित होंगी। इस प्रकार ये 3 छोटे-छोटे सेक्शन इसके संबंध में रह गए थे जिनकी अपन ने चर्चा कर ली है। तो आप थोड़ा सा जैसे मैंने बताया उस हिसाब से लेफ्ट साइड में हिंट देते हुए इन चीजों को देखते जाएंगे। बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।